हाय गाइस, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नोवेल वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है इस समय क्लास 10th का साइंस में जैव प्रक्रम, और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन को। तो उत्सर्जन होता क्या है, इस विषय पर हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जो हमारा शरीर होता है, ठीक है, तो शरीर में बहुत सी जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं। तो उनमें क्या होता है, अनेक अपशिष्ट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको कि वर्ज्य पदार्थ यानी बेकार के पदार्थ, जिनका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये तो जो हैं विषैले भी हो सकते हैं, जो कि हमारे शरीर पर उसका कुप्रभाव भी डालते हैं। ठीक है, और अगर विषैले नहीं भी हैं तब भी ये अपशिष्ट पदार्थ जो हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं में एकत्र नहीं किया जा सकता। इसको बाहर निकालना ही जो है आवश्यक होता है। तो इस प्रकार अगर हम कह सकते हैं कि जो आपका हानिकारक वर्ज्य पदार्थ होते हैं आपके शरीर में इस तरह से, तो उन्हीं को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, एक सीधी सी लाइन में अगर हम बात करें, अगर समझने का प्रयास करें, तो हमारे शरीर में या शरीर में बनने वाली जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या वर्ज्य पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, उन हानिकारक पदार्थों को या वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने छोटी सी डिफिनेशन आपको लिख के दी है और बाकी आपको मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन देखिए सभी सजीवों में होता है। जो भी सजीव हैं, तो सजीव कौन है, पेड़ पौधे भी हैं और हम लोग भी हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधों में भी होगी और हम लोगों में भी होती है। ठीक है, अधिकांशतः जो सजीव होते हैं, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे ही हों या हम लोग हों, तो सभी में क्या है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, सजीवों के अंदर होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं वो सभी लगभग समान होती हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन भी आपका पौधों में होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बस इतना, लेकिन क्रिया वही रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो सेम जो आपका उत्सर्जन जो होता है वो किस अंग के द्वारा होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ये 4 जो पार्ट हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे उत्सर्जन में। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है किडनी यानी वृक्क। दूसरा पार्ट होता है हमारा मूत्रवाहिनी। ठीक है, पहला पार्ट आपका वृक्क हो गया, दूसरा मूत्रवाहिनी हो गया, तीसरा हमारा हो गया मूत्राशय और चौथा हो गया मूत्र मार्ग। ठीक है, तो ये 4 जो पार्ट हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में निभाते हैं उत्सर्जन करने में। ठीक है, तो अब हम बात करें कि आपका जो वृक्क है, मेन जो पार्ट हमारा क्या है, उत्सर्जन का मुख्य जो अंग होता है वो होता है वृक्क। ठीक है, तो वृक्क का आकार जो होता है वो सेम के बीज की तरह का आकार होता है। जैसा सेम का बीज आपने देखा होगा, सेम बिल्कुल वैसे ही इसका आकार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वृक्क होता है वो क्या करता है। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से मूत्र रुधिर ब्लड में से हानिकारक पदार्थों को छान कर बाहर करने के लिए बनता है। ठीक है, जो मूत्र बनता है वो क्या होता है, रुधिर में से हानिकारक पदार्थों को छान करके बाहर निकालने का कार्य करता है। लेकिन रुधिर में और भी अशुद्धियाँ होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वो सबसे पहले वो फेफड़ों में जा कर के वो अलग हो जाता है। यानी श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वर्ज्य पदार्थ होता है वो हमारा फेफड़ों के जरिए से सांस लेने की क्रिया में वो बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। तो वायु में जो शुद्धता ऑक्सीजन की है वो हमें मिल जाती है, यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा शरीर से। लेकिन कुछ अन्य पदार्थ जो रक्त में रह जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको छान कर बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, वो हमारा वृक्क करता है, यानी किडनी करती है। ठीक है, ये पदार्थ जो होते हैं वो नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया आपका, या इसको हम यूरिक अम्ल भी कहते हैं, आदि वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई है, थोड़ा सा वृक्क के बारे में बताया है किस तरह से वो काम करता है। अब हम बात करते हैं कि जो वृक्क होता है
मुख्य रूप से जो वृक्क होता है वो कि उसकी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जैसे हम छोटी इकाई की बात करें तो इकाई का मतलब होता है उस कैलकुलेशन के आगे हम उससे कम में उसको नहीं देख सकते। जैसे समय है, समय को हम घंटा में देखते हैं, मिनट में देखते हैं, और मिनट के बाद में सबसे छोटे अगर हम आकलन समय का करें, सबसे छोटा आकलन समय का करें तो वो होता है सेकंड। तो सेकंड से कम में हम उसको नहीं आकलन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटा पार्ट होता है जिससे पूरा वृक्क बना होता है, वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो क्या होता है, ये नेफ्रॉन होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नेफ्रॉन है। इसको हम वृक्क नलिका भी कह सकते हैं और यह इसको हम वृक्काणु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वृक्क नलिका भी कह सकते हैं, वृक्काणु कह सकते हैं, या नेफ्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, तीनों नाम एक ही हैं। तो वृक्क जो होता है वो नेफ्रॉन या वृक्काणु से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर हो गया। अब नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप, नेफ्रॉन रहता है। ठीक है, अगर नेफ्रॉन लिखा हुआ है तो आप नेफ्रॉन देंगे, वृक्काणु लिखा हुआ है तो वृक्काणु देंगे, और अगर वृक्क नलिका लिखा हुआ है तो वृक्क नलिका देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन आप समझिएगा, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें से आपको टिक करना होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि वृक्क में जो ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वृक्क में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं वो लगभग आपके होते हैं लगभग 10 लाख के करीब वृक्क नलिका या नेफ्रॉन होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एक वृक्क में या कह सकते हैं किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। निम्न में से लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख या 11 लाख, है ना। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको टिक करना होगा। जो भी सही है वो आपको OMR पे फिल करना होगा। तो यहाँ पर आप क्लियर करते चलिए कि 10 लाख के समथिंग ये जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वृक्क जो होता है इसमें रक्त है आपका 2 बार फिल्टर होता है। 2 बार फिल्टर होने से उसमें जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम बात करें उत्सर्जी अंगों की, ठीक है, तो अलग से मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो उत्सर्जी अंगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग अलग से होते हैं वो वृक्क के अलावा भी कुछ होते हैं। जैसे आपका यकृत हो गया, त्वचा हो गया, है ना, क्या हो गया, यकृत हो गया, आपका त्वचा हो गया। त्वचा से क्या होता है, पसीना निकलता है बाहर, यानी वो भी वर्ज्य पदार्थ निकलता है बाहर। फेफड़े हो गए, फेफड़े से क्या निकलता है, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी फेफड़े भी आपके इसमें हो जाएंगे, उत्सर्जी अंगों में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षाओं में आप अलग से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसको भी आप करने का प्रयास करेंगे, समझते हुए चलेंगे कि यकृत भी है, त्वचा भी है, फेफड़े भी हैं। ये भी आपके जो अंग हैं आपके उत्सर्जन कार्य में इसको मदद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है या उत्सर्जन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से केवल बन सकता है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, अन्यथा मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो नाम भी मैंने बता दिया है, उत्सर्जन क्या होता है वो भी बता दिया है, उत्सर्जी अंग में कौन कौन से आपके पार्ट काम करते हैं, वृक्क के साथ साथ कौन कौन से पार्ट और काम करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये किसका चित्र है, ये देखिए आप लिखा हुआ है एक वृक्काणु की संरचना है। जैसे किडनी होती है, किडनी के अंदर पार्ट होते हैं। ठीक है, उसका अगर हम किडनी की जो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य काट है, अनुदैर्ध्य जो काट है, उस काटने के बाद में उसके अंदर जो संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, यानी जो हमने बताया है कि वृक्क नलिका या वृक्काणु जो होते हैं वो इस तरह से वो संरचना अगर हम सूक्ष्मदर्शी में देखें तो इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये गोलाकार है, यहाँ पर ये गोला बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम वोमेन संपुट। क्या बोलेंगे, वोमेन संपुट बोलते हैं। ठीक है,
इसके साथ में जो वुमेन संपुट होता है इसको हम ग्लोमेरुलस के साथ में कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, ये अंदर जो होता है इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। और पूरे पार्ट को हम कहेंगे वुमेन संपुट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नलिकाएं, एक तो पीले रंग की नलिकाएं आप देख रहे होंगे संरचनाएं आई हैं, और एक रेड कलर में आई हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि देखिए एक पीले रंग की ये संरचना यहाँ से आई है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, क्लियर हो गया। और एक संरचना नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जो ऊपर से नीचे की तरफ संरचना ये आपकी आ रही है पीली वाली, ठीक है, इसको हम कहेंगे अवरोही भुजा, ठीक है। और नीचे से जो ऊपर की तरफ ये जा रही भुजा, इसको हम कहेंगे आरोही भुजा, ठीक है। आरोही अवरोही आपको पता ही होगा कि आरोही क्या होता है, वो जैसे कि आप स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से क्रम में आप बढ़ते जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो उसको हम आरोही बोलेंगे। और अगर हम ऊपर से बात करें 4 3 2 1 इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भी जैसे कि अब पीली नलिका ऊपर से नीचे आ रही है तो इसको अवरोही हमने कह दिया है, और यहाँ पर जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है उसको हमने आरोही कहा है, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए अपना। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो नलिका मुड़ी हुई है इस तरह से, ठीक है, ये मुड़ी हुई जो नलिका होती है ये क्या होता है, तो यहाँ पर भी आपका रक्त जो है वो फिल्टर होता है। क्या होता है, यहाँ पर भी फिल्टर होता है। एक तो ऊपर यहाँ से फिल्टर हो गया, और दूसरा यहाँ पर भी जो रक्त है वो फिल्टर होकर के फिर आगे की तरफ बढ़ता है। फिर यहाँ पर आते हैं तो इस तरह से ये इसकी सहायक कुछ नलिकाएं होती हैं, इस तरह से निकली होती हैं। इनको हम संग्राहक वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, संग्राहक वाहिनी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये संरचना, यहाँ से जो है रक्त जो है क्या होता है आपका मूत्र जो है वो आपका मूत्राशय में निकल के इकट्ठा हो जाता है जाकर के। जैसा कि आपने यहाँ पर जो किडनी का चित्र है वो आपने देखा, किडनी की अनुदैर्ध्य कार्ड को आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बना करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कि जैसे इस तरह से किडनी होती है आपकी, इस तरह से किडनी है आपकी, ठीक है। इस सेम के बीच के आकार का ही हो गया, और यहाँ से ये इस तरह से आता है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ से इस तरह से नलिकाएं निकली होती हैं। सॉरी, यहाँ पर एरो बन के आ रहा है, तो एरो नहीं चाहिए मुझे। इस तरह से नलिकाएं निकल के आती हैं। यहाँ पर इस तरह से ये मूत्राशय होता है, और यहाँ से जो नली निकल के आ रही, ये वाली नली, ठीक है, ये वाली नली आ रही है, ये मोटी मोटी। तो यहाँ से ये जो मूत्र है वो यहाँ पर मूत्राशय में इकट्ठा होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये जो नली आ रही है, ये नली वही नली है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं चित्र जो बना रहा हूँ आपका क्लियर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैं ऐप जो यूज़ कर रहा हूँ उस ऐप से कोई चित्र बनाने का ये ऐप नहीं है। इस बेस से यहाँ पर बहुत अच्छा तो नहीं मैं बना पा रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस आप घर पर अपनी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, ठीक है। पर समझने के लिए आपके पास ज़्यादा नहीं कुछ भी है, क्योंकि पौधों में उत्सर्जन लगभग 2-3 प्रकार से ही होगा। देखिए, सबसे पहले तो पौधों में उत्सर्जन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का उनके में कोई काम नहीं है, उनका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो वर्ज्य पदार्थ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। तो एक प्रकार से ये उत्सर्जन हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ पौधे गोंद, जैसे नीम वगैरह है, तो इसमें गोंद, रेजिन है, टेनिन है, ये निकलते रहते हैं, जिससे पदार्थ जैसा निकलता रहता है। ये भी क्या है, इनका भी इनके पेड़ में जो है पौधों में कोई काम नहीं रहता है, वर्ज्य पदार्थ ही होता है इनका एक तरह से, तो ये बाहर निकलता रहता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। और जल की बात करें तो एक वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। तो जल जब अतिरिक्त मात्रा में एकत्र हो जाता है तो आपने देखा होगा, अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती पौधे में, तो ज़्यादा अगर जल हो जाता है तो वो सड़ जाता है, पौधा सूख जाता है सड़ के। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी जल जो है अतिरिक्त मात्रा में पौधे बाहर निकालते हैं, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जिसकी उनके शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार एक प्रकार से ये भी आपका क्या है, उत्सर्जन ही समझ लीजिए है, ठीक है। तो इस तरह से पौधों में साधारण उत्सर्जन होता है। तो
आज आपने जाना कि पौधों में उत्सर्जन क्या है और मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है और वृक्क क्या है, वृक्क किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उनको भी आप अलग से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि परीक्षाओं में जो OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। फिलहाल जो भी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया उसका रिविज़न करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप उसको दोबारा पढ़ सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।